गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की टेस्ट सीरीज में जो 13 टेस्ट है हुआ है कल, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। दो पार्ट में करेंगे, 1 to 25 देन 26 to 50। ठीक है, देखिए ठीक है। A particle executing simple harmonic motion with has a period of 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का टाइम पीरियड है। तो कह रहे हैं कि मीन से एम्पलीट्यूड के आधे तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये देखिए, ये लिमिट्स हैं किनारे वाली, ये प्लस ए और ये a/2। तो डिस्कशन शुरू करते करते ही हम पहले ये आपको बता दें कि मीन से a/2 तक जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है t/12 सेकेंड, और फिर a/2 से a तक जाने में लगता है t/6 सेकेंड। ये इस पेपर के डिस्कशन में कई बार इस्तेमाल होगा, इसलिए पहले ही मैंने आपको बता दिया है। और जैसा जाने में वैसा ही आने में, यानी कि a से a/2 तक आने में t/6 और a/2 से 0 तक आने में 0 मतलब मीन तक आने में t/12 टाइम लगेगा। तो इनका कहना है कि मीन से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ये टाइम जो है वो t/12 जैसा कि मैंने बताया, तो 6/12 यानी कि 1/2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये देखिए ऑप्शन सेकेंड सही है, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे आता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो लिखा हुआ है x = a sin ओमेगा t, तो x की वैल्यू a/2 रख दीजिए। a/2 = a sin ओमेगा t, a से a कट गया तो साइन ओमेगा t = 1/2 यानी ओमेगा t = 30 डिग्री यानी कि π/6 रेडियन, और ये होता है 2π/t = π/6। तो पाई से पाई कैंसिल करा दिया जाएगा, तो t = आ जाएगा t/12 सेकेंड। ऐसे ही हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में या यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t/6 लगेगा। जैसे इसको प्रूफ किया वैसे इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर a sin ओमेगा t - b cos ओमेगा t। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। देखिए, एक साइन में और एक एम्पलीट्यूड कॉस में है। साइन में है वो a है, ये देखिए a1 = a और a2 = b। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पैरेललोग्राम मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके सामने बना हुआ है। तो नेट एम्पलीट्यूड = a1² प्लस a2² यानी कि √a² प्लस b²। बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसे फेजर मेथड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू रिलेशन। देखिए, यहाँ भी वही बात आ गई कि साइन और कॉस दो एम्पलीट्यूड हैं, एक साइन इक्वेशन का है, दूसरा कॉस इक्वेशन का है। कॉस इक्वेशन वाला एम्पलीट्यूड a1 बराबर भी 4 है और साइन इक्वेशन वाला एम्पलीट्यूड a2 बराबर भी 4 है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाया हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये देखिए, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ और ये हो गया नेट एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो नेट एम्पलीट्यूड = a1² प्लस a2²। तो ये हो गया 4√2, ठीक है ना। तो ये भी सवाल पिछले सवाल की तरह है। आइए अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। हाउ लॉन्ग आफ्टर द बीइंग ऑफ मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिकली ऑसिलेटिंग पॉइंट इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इफ द पीरियड इज 24 सेकेंड। तो फिर वही बात हो गई कि x = 0 से
x इज इक्वल टू a/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो जैसा कि आपको मालूम है t/12 सेकेंड लगता है, तो 24/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 सेकेंड आ जाएगा। देखिए ये जो फार्मूले हमने आपको शुरुआत में पहले क्वेश्चन में ही बताए वो कितनी ज़्यादा बार इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। इन फार्मूलों को तैयार कर लीजिए। कह रहे हैं कि जब x बराबर a/2 है तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो फाइंड करिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है, हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, so it become हाफ के a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, तो हाफ के a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 यानी कि हाफ के 3/4 a स्क्वायर, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि हाफ के a/2 का स्क्वायर, मतलब हाफ के a स्क्वायर बाई 4। इस तरीके से हम जब इसको हम लिख दे रहे हैं 3/4 टाइम्स हाफ के a स्क्वायर, और इसको हम लिख दे रहे हैं 1/4 टाइम्स हाफ के a स्क्वायर, तो जब डिवाइड करेंगे तो हाफ के a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी करने पर ये देखिए ये पूरा पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो 3/4 और 1/4, 1/4, तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 3:1। आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। किस जगह पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे, ये हमारा सवाल है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, तो हाफ के से हाफ के कैंसिल करा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। सोल्यूशन समझ में आ रहा है ना। ये हो गया a/√2। ये वो पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे, a/√2 पोजीशन पर। लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी बताइए, हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर कह रहे हैं अगर n टाइम्स किया जाए तो क्या होगा, तो हाफ के nx का स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर टाइम्स हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आराम से आप सोल्यूशन को समझ पा रहे होंगे, तो n स्क्वायर टाइम्स u होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब x खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी, और जब nx खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी का u से क्या रिलेशन है, आसानी से आपने किया होगा। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इन कंप्लीट पीरियड, तो ये एक्सेलरेशन का x के साथ जो ग्राफ है वो ये है, देखिए। और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू x, कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। आइए हम ये फार्मूला लगाने से पहले आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन बता दें, इसको हम हटा देते हैं। चलिए मान लीजिए x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t इक्वेशन है, तो v इज इक्वल टू dx/dt करेंगे, dx/dt करेंगे तो आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। अब जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस a, क्या हो रहा है, ये आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा टी, यानी कि जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा वो माइनस साइन वाला होगा, यानी ये ग्राफ होगा। ये कंप्लीट साइकिल मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, ठीक है ना। अब आ जाइए, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होता है। किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, देखिए। और इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ अपॉन 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक कंप्लीट साइकिल, ये देखिए ये कंप्लीट साइकिल है, और कंप्लीट साइकिल में जो एरिया आपको नजर आ रहा होगा वो आप देखिए, ये एरिया निगेटिव और ये एरिया पॉजिटिव, तो टोटल एरिया कितना हो गया बताइए कंप्लीट साइकिल में, एरिया हो गया 0। तो यहाँ पर 0/t लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। क्वेश्चन ये अच्छा है भाई, ठीक है ना, ये लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से। असर्शन है इन एसएचएम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल एट इतना, बिल्कुल सही है। x बराबर 1/√2 पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं। अच्छा, इन एसएचएम काइनेटिक एनर्जी इज 0 व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है। जब जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती, जैसे ये x बराबर 0 और ये x बराबर एक्सट्रीम यानी कि a, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है ना। तो आपके दोनों ही सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कतई नहीं कर रहा है। दोनों सही हैं पर रीजन और सेशन को कतई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी एसएचएम इज 2d2x अपॉन dt2 प्लस 32x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा ठीक कर लें, 2 से डिवाइड कर दें तो d2x अपॉन dt2 प्लस 16x इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि एसएचएम की इक्वेशन होती क्या है, जनरल इक्वेशन क्या होती है ये बताइए। ये होता है ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो 16 है, तो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो 4 होगी, है ना। और निकालना क्या है बताइए, टाइम पीरियड निकालना है, तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा तो 2π/4 करेंगे तो π/2 सेकेंड आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया, फोर्थ ऑप्शन सही है, आसानी से आपने इसको कर लिया होगा। दो स्टेटमेंट हैं, रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, बिल्कुल सही बात है। रेजोनेंट वाइब्रेशन जो है फोर्स वाइब्रेशन का बिल्कुल स्पेशल केस होता है। विच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज सेम एज दैट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द is externally applied periodic force. The amplitude of forced vibration of a body increases with increase in frequency of externally applied periodic force. Periodic force को बढ़ाने पर नहीं कह रहे हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है जो डैम्पिंग को खत्म करेगा, वो अप्लाइड फोर्स जो फोर्स वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है। ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि जो ये जो डैम्ड वाइब्रेशन है, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो सिलेबस से हट गया है, इसलिए अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी तैयार करते तो भी आपका काम चल जाएगा।
mass and diameter of the planet is twice that of the Earth, the period of oscillation of pendulum on this planet will be. अच्छा, तो टाइम पीरियड पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जानते हैं आप लोग। तो जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थ की सरफेस पर जो जी होता है वो होता है जी एम ई ओवर आर ई, और दूसरे प्लैनेट की सरफेस पर जो डी डैश होगा वो जी मास और डायमीटर दोनों डबल हैं, ये आर ई स्क्वायर होता है, तो ये 2 एम ई और नीचे 2 आर ई का स्क्वायर, तो 2 जी एम ई अपॉन 4 आर ई स्क्वायर, यानी जी एम ई अपॉन 2 आर ई स्क्वायर, यानी कि ये बन गया जी बाई 2। तो कह रहे हैं कि उस प्लेनेट पर टाइम पीरियड क्या होगा, तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन जी डैश, उल्टा है देखिए, तो जी डैश की वैल्यू जैसा कि अभी आपने देखा जी बाई 2 है, तो ये बन गया अंडर रूट 2 टी डैश अपॉन टी, इसलिए टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टी होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, रूट 2 टाइम्स होगा। और ये एक सेकेंड पेंडुलम है, और सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। तो आंसर क्या आएगा बताइए, 2 रूट 2 आएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, आखिरी में लिखा हुआ है ये एक सेकेंड पेंडुलम है, यानी कि मुझे टी का मान कितना रखना है, टी का मान आपका, हाँ टी का मान 2, सेकेंड पेंडुलम है, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, तो ये 2 रख दिया तो 2 रूट 2 आ गया। अच्छा सवाल है, आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। सिंपल पेंडुलम है द टाइम पीरियड T1 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ of radius r when taken to the height r above the earth surface, टाइम पीरियड क्या होगा, T1 और T2 का अनुपात क्या होगा। तो ये अर्थ है, रेडियस r, और यहाँ पर हाइट h, h इज इक्वल टू r, है ना। तो इस जगह पर टाइम पीरियड t है, तो इस जगह पर टाइम पीरियड कितना होगा, इन दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है, और इन्होंने कहा है T1 और T2, ये नहीं, ठीक है ना, T1 और T2। तो आइए पहले वहां पर G डैश निकाल लिया जाए, यहाँ पर G होता है और यहाँ पर G डैश होता है, तो पहले उस पॉइंट पर G डैश को कैलकुलेट कर लिया जाए, जो कि G अपॉन 1 प्लस H अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, सो G अपॉन 1 प्लस R बाई R का होल स्क्वायर, यानी कि G अपॉन 2 स्क्वायर, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, यानी कि ये होगा G बाई 4, ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो T2 बाई T1 होगा वो अंडर रूट G1 बाई G2 होगा। G1 मतलब G और G2 मतलब G बाई 4, इस तरीके से अंडर रूट 4 यानी कि 2 बनेगा, यानी कि 2:1 का रेशियो रहेगा। सिंपल पेंडुलम अंडर रूट के अंदर है, G बाई 4 आर ई का स्क्वायर T1, हाइट R above the अर्थ सरफेस, इट्स टाइम पीरियड G डैश बराबर G अपॉन 1 प्लस H अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि G बाई 4, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू G1 बाई G2 हो तो गया। ये लिखा तो है ऑप्शन, ये मैंने देखा ही नहीं, थर्ड ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और टाइम पीरियड फाइंड करना है, बढ़िया है। तो U इज इक्वल टू 4 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है ना। तो इससे हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, माइनस du बाई dx करके, तो 4 बाहर आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, और साथ में 2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 साइन 2x, है ना। और अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें
तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, स्मॉल ऑसिलेशन है, स्मॉल ऑसिलेशन होने की वजह से साइन 2x विल बी इक्वल टू 2x, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2x। ये तब होता है जब x की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो ये हो गया 16x। और अब जानते हैं जो बॉडी SHM करती है उसका जो फोर्स होता है वो kx के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड kx के बराबर होता है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर k की वैल्यू 16 आएगी। और इस प्रकार से टाइम पीरियड आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। सो 2 पाई मास 1 किलोग्राम है और k की वैल्यू 16 है, तो ये हो गया 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। ऑप्शन थर्ड होगा। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। एक पार्टिकल SHM कर रहा है एक ऐसे पाथ के अलोंग जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो इसका आधा यानी कि 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर होगा। यहां तक पहुंच गए। मीन पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है जिसकी वैल्यू 12 है, तो V मैक्स इज इक्वल टू 12 और V मैक्स होता है A ओमेगा इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकालनी है। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 12 आ गया। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻² यानी कि 600। और हमें तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें हर्ट्ज में चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दी है, इसलिए इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। V इज इक्वल टू 8 ओमेगा इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 6, ठीक है ना। नाउ F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया 6 अपॉन 2 पाई 3 अपॉन पाई। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेटमेंट है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट मीन पोजीशन इज 0। बिल्कुल सही है, मीन पोजीशन पर फोर्स और एक्सीलरेशन 0 होता है क्योंकि एक्सीलरेशन का जो इक्वेशन है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो x बराबर 0 पर एक्सीलरेशन 0 होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड हमेशा ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो टाइम पीरियड अंडर रूट जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे वो सेकेंड पेंडुलम हो चाहे वो कोई भी पेंडुलम हो। इसमें लिखा हुआ है डू नॉट डिपेंड्स, तो ये सही है और ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन होगा। आसानी से ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन रफ सरफेस। रफ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और रफ सरफेस सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है इस प्रकार से। ये देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लिप। देखिए ब्लॉक कब स्लिप होगा, एक्सट्रीम पर स्लिप होगा। राइट एक्सट्रीम पर हम चेक करने जा रहे हैं क्योंकि एक्सट्रीम पर एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए वहीं पर झटका सबसे ज्यादा लगता है और स्लिप होने के चांस वहीं पर सबसे
ज़्यादा होते हैं। तो राइट एक्सट्रीम पर हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये राइट एक्सट्रीम पर प्लेटफॉर्म है नीचे वाला, और ये उस पर रखा हुआ ब्लॉक है, ये देखिए, और हम इसी पर बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, इसी पर बैठकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इस समय ये अंदर की तरफ आएगा, इसका एक्सीलरेशन ए नॉट होगा सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग स्यूडो लगाएंगे एम ए नॉट। फिर वापस लाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ब्लॉक का वेट है mg, और ये ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो आइए y डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएं। तो n इज इक्वल टू mg, और अब x डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्यूडो फोर्स ma नॉट। फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n इज इक्वल टू एम ए नॉट, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। n इज इक्वल टू mg, m और a नॉट बराबर होता है a ओमेगा स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, तो आ गया म्यू g इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी बाई ए। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाई ए। और अब फ्रिक्वेंसी पूछी गई है, हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी पूछी गई है। तो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट म्यू जी बाई ए, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म पर बैठ जाइए और स्यूडो फोर्स से सवाल को सॉल्व करिए। जब प्लेटफॉर्म राइट एक्सट्रीम पर होगा तो उसका एक्सीलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा, और मैक्सिमम भी होगा। जब एक्सीलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा तो ब्लॉक पर स्यूडो राइट की तरफ लगेगा और अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ये है उसका वेट mg और ये है नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा है। इस प्रकार से लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n मतलब mg, m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी बाई ए, ओमेगा बराबर अंडर रूट म्यू जी बाई ए, और हमें क्योंकि हर्ट्ज में निकालना है तो f बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट म्यू जी बाई ए। ये रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। आगे देखें, अ पार्टिकल ऑफ मास m, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है। इसके जैसा एक क्वेश्चन एक और अभी पेपर में आ चुका पहले। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले फोर्स निकालिए। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस ए 0 और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन पी एक्स, और साथ में पी और आ जाएगा, तो पी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए पी साइन पी एक्स। ऑसिलेशन स्मॉल है, अगर थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा लिखा जाता है, आपको मालूम होगा। अगर थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं और टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ए पी और ये पी एक्स, तो ये हो गया माइनस का ए पी स्क्वायर एक्स। और अब आप जानते हैं फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स किसके जैसा होता है? माइनस के एक्स जैसा होता है। जिससे हमें ये मालूम पड़ गया, कंपेयर करो दोनों को, हाँ इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ से k की वैल्यू k इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर आएगी। और अब हमें टाइम पीरियड लिखना है। सो t इज इक्वल टू, जैसा कि आप लोग जानते हैं, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर कहाँ पर? ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर जो स्लाइड बनी है उसमें ऑप्शन ठीक से प्रिंट नहीं हुए हैं। ये पी स्क्वायर अंदर भी छोड़ सकते हैं और फिर पी को बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन अच्छा है।
A simple pendulum performs simple harmonic motion x बराबर motion about x is equal to 0 with amplitude a and time period t. The speed of particle at x बराबर a by 2. तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है क्या? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें x की वैल्यू कितना लेना है बताइए? एम्पलीट्यूड का हाफ लेना है। ठीक है, सो दिस बिकम 2 पाई बाई टी एंड दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर 2 पाई बाई टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, सो 2 पाई बाई टी और अंडर रूट में आ गया 3a स्क्वायर बाई 4, तो 2 पाई बाई टी और ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और a भी बाहर आ जाएगा और रूट 3 बाहर नहीं आ पाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई a बाई टी विद अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 3 पाई a बाई टी रिजल्ट आएगा। आसानी से आप लोग इसको समझ लिया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आराम से फार्मूला बेस हो जाएगा। एक बॉडी एसएचएम कर रही है जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो इसके काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ बताना है, तो v हम लोग निकालें पहले, dx बाई dt करके v निकालें, तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी, और अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना? तो साइन वाला ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? जो साइन ग्राफ होता है वो, अच्छा ये साइन ग्राफ कैसा होता है बताइए? इस प्रकार का होता है, ये साइन कर्व है और यहां पर हमारा साइन स्क्वायर कर्व है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो साइन स्क्वायर का फंक्शन है। तो जब साइन स्क्वायर हो गया, जब साइन होता है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव भी होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में साइन नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर है, यानी कि जितनी नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखिए, जो वैल्यू नेगेटिव भी है वो भी कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, आसानी से सॉल्व हो गया। A heavy small size sphere is suspended by the string of length L. The sphere rotates uniformly in a horizontal circle with striking making angle theta with vertical. Then the time period of this conical pendulum. कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड वैसे तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, डायरेक्टली याद रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आ पाएगा। तो इस जगह पर जब ये पेंडुलम है तो इसका वेट mg नीचे की तरफ है और रस्सी में टेंशन t है ना, और t के कंपोनेंट कर लिए जाएं तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट t कॉस थीटा, और ये अंदर की तरफ जो कंपोनेंट है वो t साइन थीटा है, और हमने बाहर की तरफ लगा दिया स्यूडो फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। तो जो t साइन थीटा होगा वो mr ओमेगा स्क्वायर, r इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। हाँ, ये रेडियस r, ठीक है, और t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। इन दो इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाई g, और अब हम इस r को रिमूव कराना चाहेंगे क्योंकि r सवाल में कहीं नहीं है, तो साइन थीटा बराबर r बाई एल,
कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो आर से आर कट गया, आर से आर जब कट गया, ये देखिए आर से आर कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। देखिए t इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा करेंगे तो 2 और अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ये लीजिए हो गया, डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये जो सॉल्यूशन बनाया गया ठीक है भाई, बना दिया हमने, लेकिन कॉनिकल देखो भैया, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t बराबर 2 अंडर रूट एल बाई जी, और कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड t बराबर 2 अंडर रूट एल की जगह पर एल कॉस थीटा बाई जी, और स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड t बराबर 2 अंडर रूट मास ऑफ बॉडी अपॉन स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सब डायरेक्टली आपको याद ही होना चाहिए। एक मास है जो कि दो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग पैरेलल में है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस समय टाइम पीरियड, इस समय फ्रीक्वेंसी एफ है, तो अगर एक स्प्रिंग हटा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आइए एफ जो होगा वो कितना होगा, चलो एफ अपॉन एफ डैश कर लेते हैं। एफ अपॉन एफ डैश कर लें तो अंडर रूट पहले 2k और बाद में सिर्फ k, दोनों पैरेलल में है ना। देखिए k और k दोनों पैरेलल में है तो 2k हो जाएगा। तो और प्रोपोर्शनलिटी है तो पहले 2k और बाद में k, तो k से k कट गया, अंडर रूट 2 आ गया, इसलिए एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन अंडर रूट 2। अच्छा सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, आसानी से हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग mass system is t if this spring is cut into 2 equal parts। एक स्प्रिंग का लेंथ l है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया और जो इनकी लंबाइयों का अनुपात है वो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1:3 है। लंबाइयों का अनुपात 1:3 है, ठीक है ना। और अब एक मास को इससे जोड़ा गया तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो पहले हमें K1 K2 फाइंड करना पड़ेगा। तो K2 कैसे लिखा जाता है काटने के बाद, 1 प्लस L1 बाई L2 K, मालूम है ना फॉर्मूला। अगर K1 लिखना है तो 1 प्लस L2 बाई L1 K, और अगर K2 लिखना है तो 1 प्लस L1 बाई L2 K, यानी कि 1 प्लस L1 बाई L2 यानी कि 1/3 K, यानी कि 4/3 K, ठीक है ना। तो अब आप टाइम पीरियड लिख दीजिए, एक ब्लॉक को इससे जोड़ा गया है, तो T2 बराबर 2 अंडर रूट M अपॉन 4K/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। इस समय टाइम पीरियड कितना होगा, T बराबर 2 अंडर रूट M/K। जब कटिंग नहीं हुई है और अब कटिंग कर दी और मास को इससे जोड़ा, तो अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो 3 ऊपर जाएगा, 2 बाहर आएगा, तो 2π/2 और अंडर रूट 3M/K। तो ऊपर से अंडर रूट 3 और नीचे से 2 कर लीजिए, और 2 अंडर रूट M/K, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा वो अंडर रूट 3/2 टाइम्स T के बराबर होगा। ये देखिए बढ़िया सवाल है, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता हैं तो ये सवाल करने में दिक्कत होगी। सिंपल हार्मोनिक
एम्पलीट्यूड ए है एंड टाइम पीरियड टी है, टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स बराबर ए टू ए बाई 2, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ए, ये इस तरफ वाला माइनस ए, और पार्टिकल को ए से ए बाई 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा ये देखिए। तो ये टाइम आपको अच्छी तरह मालूम है टी बाई 6 के बराबर होता है, और ये जो टाइम होता है ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम होता है वो टी बाई 12 होता है। तो कहाँ से कहाँ आना है, ए से ए बाई 2 तक आना है। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, टी बाई 6 होगा। आराम से हो जाएगा ये सवाल। और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट इज √5। जब लिफ्ट रुकी हुई है तो टाइम पीरियड √5 है, ये देखिए, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, और इसकी वैल्यू जो है वो t की वैल्यू 5 है। अब ये लिफ्ट एक्सिलरेट करा दी जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये रीजन में इसको A0 मान लिया, और A0 की वैल्यू है g/4। एक्सिलरेट करा दिया, ये लीजिए, ये है आपका पेंडुलम। तो सबसे पहले आप स्यूडो फोर्स लगा दीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा, ma0, और इसका वेट mg, और रस्सी में टेंशन T, ठीक है ना। और हम इसी पर लिफ्ट पर बैठकर लिफ्ट के अंदर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और तभी हमने स्यूडो फोर्स लगाया है। तो हम क्या करेंगे कि टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन से हमको इफेक्टिव ग्रेविटी मिल जाएगी, और इफेक्टिव ग्रेविटी जब मालूम हो जाएगी तो इफेक्टिव ग्रेविटी को हम जी की जगह पर रख देंगे। तो T इज इक्वल टू mg प्लस ma0, mg प्लस ma0, तो m बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा g प्लस a0, और a0 की वैल्यू है g/4। इस तरीके से ये हो जाएगा 5 mg/4। टेंशन की वैल्यू 5 mg/4, और टेंशन को हम लिख सकते हैं mg डैश इज इक्वल टू 5 mg/4। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और इफेक्टिव ग्रेविटी का मान हमको मिल गया 5g/4, ठीक है ना। तो आइए नया टाइम पीरियड लिखते हैं। t डैश इज इक्वल टू 2 पाई √L/g की जगह पर g डैश लिख दीजिए, 5g/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई √4L/5g, 4L/5g। सो t डैश इज इक्वल टू, इस समय टाइम पीरियड आपका t है, ये लीजिए स्मॉल t कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल T हमने टेंशन को बोला है, तो हम टाइम पीरियड को स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया 2/√5। देखिए 4 का 2 बाहर आया और 5 का √5 बन के बाहर आया, और 2 पाई √L/g, ठीक है। और ये है √5, तो 2/√5 इंटू √5, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बताइए, 2 सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका 25 क्वेश्चन की स्लाइड थी, खत्म हो गई। 25 क्वेश्चन की स्लाइड थी, यानी कि आधा पेपर, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये सवाल अच्छा सवाल है। जब भी पेंडुलम किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में होगा तो आप फ्रेम में ही जाकर बैठ जाइए और स्यूडो लगाकर टेंशन निकालिए। टेंशन को क्या कहते हैं, mg डैश, जहाँ पे g डैश क्या होता है, इफेक्टिव ग्रेविटी होती है। और अब नया टाइम पीरियड लिखना है, तो जहाँ g लिखते थे वहां पर क्या लिख देंगे, g डैश लिख देंगे, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब अगला जो 25 क्वेश्चन बचा हुआ है उसका वीडियो हम लोग अभी आधे घंटे बाद स्लाइड बनकर तैयार हो जाएगी, तो उसका वीडियो हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।